नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश किसका होगा कर्नाटक में आपका स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में देखते हैं कर्नाटक की राजनीति के कुछ और रंग। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ सेंट्रल की बीजेपी उम्मीदवार महेश टेंगकाई कुछ दिनों पहले तक पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के राजनीतिक शिष्य थे, लेकिन आज वो उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सियासत में समीकरणों के साथ ही साथ रिश्ते बदलते देर नहीं लगती। एक समय कर्नाटक की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार बीजेपी के लिए काम के नहीं रहे, तो उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और अब बीजेपी को मिट्टी में मिलाने का दम भर रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि शेट्टार अब उसके लिए तुरूप का इक्का साबित होंगे। जो वातावरण आज कर्नाटक में बन रहा है, इससे सब लोग खुश हैं और सभी नेता हमसे जुड़ रहे हैं। देश में और लिंगायत लोग आपको जुड़ेंगे सर स्टेट में कर्नाटक? नहीं, लिंगायत का क्वेश्चन नहीं, हमारे कार्यक्रम हमारे सारी चीजें देखकर जुड़ रहे हैं और हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस को तो जैसे जगदीश शेट्टार का इंतजार था, सभी नेताओं ने शेट्टार को हाथों हाथ लिया। अब वो कांग्रेस के लिंगायत चेहरा बन गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें अपनी परंपरागत हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से पार्टी का टिकट भी दे दिया। बीजेपी ने शेट्टार के खिलाफ कभी उनके ही चेले रहे महेश टेंगकाई को टिकट दिया है, जो पार्टी में सामूहिक निर्णय की बात करते हैं। सभी हमारा अध्यक्ष के नाते और सभी मुख्यमंत्री के नाते, माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के नाते सब लोग बैठे थे कोर कमेटी में, पूरा लोग चर्चा किया है। बाद में संसदीय मंडल जो दिल्ली में हुआ था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के साथ साथ सभी कर्नाटक के लोग भी उसमें बैठे थे। उधर डिसीजन एक आदमी का, भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी डिसीजन लेने का काम कभी भी नहीं है। जो भी डिसीजन होता है सामूहिक निर्णय से डिसीजन लेता है। हुबली धारवाड़ में मुकाबला प्रतिष्ठा का बन गया है। जगदीश शेट्टार को अपनी ताकत दिखानी है तो बीजेपी को साबित करना है कि ये सीट उसकी है। यही कारण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस सीट पर कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में दो बड़ी पार्टियों में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। दोनों ही दलों में कई दावेदार हैं। तीसरे नंबर की पार्टी जेडीएस की है, जिसमें एचडी कुमारस्वामी निर्विवाद नेता हैं।
कर्नाटक विधानसभा चुनावों के सभी दल प्रत्याशियों की घोषणा करते जा रहे हैं। चुनाव के जो नतीजे इस बार 13 मई को आना है। प्रमुख मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है और पिछले कई चुनावों से इन्हीं तीन दलों के पास सत्ता आती जाती रही है। आइए जानते हैं पिछले चुनाव में कर्नाटक में किस दल का कैसा प्रदर्शन रहा था। कर्नाटक में तीन दलों का दबदबा पिछले कई चुनावों से बरकरार है और इन्हीं तीन दल यानी कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस इस बार भी पूरे चुनावों में हावी है। वोट और सीटों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पिछले 4 विधानसभा चुनावों से वोट सबसे ज्यादा पाती रही, लेकिन उन वोटों को सीट में बदल पाने में नाकाम साबित रही। बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से कम जरूर रहता है, लेकिन सीटें वो ज्यादा ले जाती है। तो वहीं जनता दल एस का मत प्रतिशत पिछले 4 चुनावों से 18 से 21% के बीच स्थिर रहता आया है। 2004 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 224 में से 79 सीटें और लगभग 28% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस को वोट तो लगभग 35% मिले, लेकिन उसकी सीटें केवल 65 रही थी। जेडीएस भी केवल 21% के आसपास वोट पाकर 58 सीटें जीतने में सफल रहा था। अन्य दलों को 22 सीटें और 16% वोट हासिल हुए थे। 2008 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सबको पीछे छोड़ दिया। कुल 224 में से बीजेपी को 110 सीटें मिली थी और करीब 34% वोट प्रतिशत उसने हासिल किया था। कांग्रेस इस बार भी बीजेपी से ज्यादा यानी 35% वोट तो पा गई, लेकिन उसकी सीटें केवल 80 रही। जेडीएस को इन चुनावों में वोटों के हिसाब से तो नहीं, लेकिन सीटों के हिसाब से खासा नुकसान हुआ। उसे करीब 19% वोट और 28 सीटें हासिल हो सकी थी। अन्य दलों को भी 12% वोट और 6 सीटें हासिल हुई थी। कर्नाटक में 2013 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट मिली और वोट प्रतिशत 20 रहा। कांग्रेस को 122 सीटें मिली और 37% वोट शेयर रहा। जेडीएस ने अपने खाते में 40 सीटें की और उसका वोट शेयर 20% रहा। अन्य के खाते में 22 सीटें गई और वोट शेयर रहा 23% का। 2018 यानी पिछले विधानसभा चुनावों में कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे ज्यादा यानी लगभग 38% वोट मिले, लेकिन उसकी सीटें 80 रही। बीजेपी करीब 36% वोट पाकर भी 104 सीटें जीतने में कामयाब रही। जेडीएस को लगभग 18% वोट के साथ 37 सीट मिली। अन्य दल भी करीबन 8% वोट लेकर 3 सीटें जीतने में सफल रहे। इस प्रकार इन चुनावों में भी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो वोट प्रतिशत के हिसाब से सीटें भी जीते, जबकि बीजेपी चाहेगी कि हर बार की तरह उसकी सीटें ज्यादा बरकरार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये तीनों दल हैं जो कर्नाटक में चुनावी लड़ाई लड़ते हैं। इस बार भी यही स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन किस तरीके से वोट परसेंट रहता है और किस तरीके से वो सीटों में कन्वर्ट होता है वो आपने देखा। अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े ज्यादा अपडेट के साथ। अंकित, जो जगदीश शेट्टार है, जो हमने हुबली की सीट दिखाई, वहां पर उनका कांग्रेस के दामन थामना और लिंगायत वोकलिंगा की लड़ाई बिल्कुल का सामने आती है और उनके शिष्य को सामने बीजेपी ने टिकट दिया। किस तरह की स्थिति इस समय कर्नाटक में आपको बनती हुई नजर आ रही है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से दो समुदाय सबसे ज्यादा वहां पर एग्रेसिव रहते हैं, यानी जिनका सीटों पर ज्यादा प्रभाव होता है, उसमें लिंगायत है जिसका तकरीबन 50 से 60 सीटों पर पूरा प्रभाव रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ वोकलिंगा समाज है, जिससे डीके शिव कुमार आते हैं, कांग्रेस के एक तरीके से कहें तो ट्रबल शूटर भी कहे जाते हैं। और आपने महाराष्ट्र में भी उनकी प्रतिभा को देखा होगा, जब सरकार एनसीपी की गिरने वाली थी और उस समय किस तरीके से उन्होंने राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारें बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच क्योंकि बीजेपी के पास इस समय लिंगायत वोट का तो अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन दूसरी तरफ वोकलिंगा की तरफ अगर जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। उसके पास डीके शिव कुमार है, सिद्धरमैया है, तो यानी ये जो ऐसे जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो दूसरी तरफ जेडीएस की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, क्योंकि कुमारस्वामी ने जिस तरीके से पिछली बार, जब आपको पिछला विधानसभा 2018 अगर याद होगा, तो उसमें चुनाव जब हुआ उसका परिणाम आया, त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। बीजेपी को दामन थामना पड़ा था जेडीएस का। पहले कुछ ही दिनों के लिए येदियुरप्पा सरकार में आते हैं, फिर उसके बाद दामन थामते हैं और दोबारा कुमारस्वामी सरकार में आ जाते हैं। तो यानी ये जो सारा कुछ चलता रहा, 14 महीने के अंदर वो भी सरकार गिर गई। तो यानी पूरा मैंडेट यानी पूर्ण बहुमत किसको मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कर्नाटक से ये कहा जाता है कि पिछले 20 सालों में कर्नाटक ने किसी भी सरकार को दोबारा दोहराया नहीं है। 5 साल ही दिया है, 5 साल ही समय दिया है, उसके बाद हटा करके
दूसरी सरकार को मौका दिया है। इस समय बीजेपी के ऊपर खास दिक्कतें ये भी है कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उसके एक विधायक जो है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। तो ऐसे में अब ये बाजी कांग्रेस की तरफ ज्यादा बन जाती है, क्योंकि बीजेपी के कई सारे विधायक हैं जो कांग्रेस में जा शामिल हुए हैं। जी, लेकिन अंकित, ये जो चुनौती इस समय है कि कोई भी, चाहे बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, यहाँ जेडीएस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कोई भी पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट सामने रखने की स्थिति में नहीं है। बसवराज बोम्मई की हम बात कर रहे हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं, तो वोकलिंगा वोट का खोने का भी डर है, भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं और पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी तरफ शोभा करंदराजे हैं, बीएल संतोष, इनका भी नाम सामने आ रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो सिद्धरमैया है, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपने डीके शिव कुमार का नाम लिया, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि कोई भी फेस नहीं है जिसके नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हो। देखिए, फेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक दल को आगे करके दूसरे दल को, यानी दूसरे समुदाय के व्यक्तियों को नाराज कर दिया जाए। अगर कर्नाटक में बात करें तो तकरीबन 1819% जो वोट शेयर्स हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के भी, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं जहां पर उनका प्रभाव ज्यादा दिखता है। तो ऐसे में सिर्फ एक समुदाय से जीत करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक जगह मुझे जहां तक याद आता है, कर्नाटक में एक जगह है जिसको मुंबई कहा जाता है, यानी मुंबई के तर्ज पर देखा जाता है, और माना जाता है कि वहां पर चुनाव में अगर जो पार्टी जीतती है वो कहीं ना कहीं सरकार बना लेती है। पिछले करीबन 15 सालों से तो यही पैटर्न देखा जा रहा है। तो कोई भी पार्टी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो ये नहीं चाहती कि हम इस व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर दें और इससे दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाए। हर खेमे में दो दो खेमे खड़े हो जाते हैं जो लिंगायत और वोकलिंगा में बट जाते हैं, और इसी वजह से ना कांग्रेस फैसला ले पा रही है ना बीजेपी फैसला ले पा रही है। लेकिन अंदर खाने ये बताते हैं कि बीजेपी दोबारा लिंगायत समाज के व्यक्ति पर ही आगे खुद को रखती हुई नजर आएगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं पहले सीटें भी छुड़वाई गई हैं और अब उनके बेटे को, यानी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को चुनाव का टिकट दिया गया है। तो यानी ये कहीं ना कहीं इशारा है कि लिंगायत अब भी भारी पड़ने वाला है। अंकिता बने रही हमारे साथ, क्योंकि बात यहां सब समाज की भली की जाती है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति किस तरीके से लिंगायत और वोकलिंगा वोट के आसपास घूमती है और किस तरीके से उनके चुने हुए नेता या उनके बड़े नेताओं को पार्टी सामने रखती है, इस पर बात करेंगे। कर्नाटक में भले ही मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों दलों के बीच सत्ता संतुलन तय करने में जेडीएस और कुछ अन्य छोटे दलों की बड़ी भूमिका रहती है। हार जीत के कम अंतर वाली सीटों पर तो इनकी भूमिका और बढ़
कर्नाटक की प्रादेशिक राजनीति की खासियत यह भी है कि पूरे राज्य का राजनीतिक रुझान एक तरह कभी नहीं रहता। कुछ इलाकों में बीजेपी मजबूत है तो कुछ में कांग्रेस की मजबूती है। इतना ही नहीं, एक इलाके में जेडीएस की भी पैठ जबरदस्त है और यहां दोनों दलों को हमेशा से जेडीएस पीछे छोड़ते आई है। कर्नाटक की राजनीति मूल रूप से 6 इलाकों में बटी है और तीनों बड़े दलों यानी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के अपने अपने इलाके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर भी सीटों के मामले में अक्सर पिछड़ जाती है। खास बात यह है कि कुछ दल अपने इलाकों में बेहद दमदार होते हुए भी कुछ अन्य इलाकों में बहुत ही कमजोर हैं और ऐसा तीनों बड़े दलों के साथ है। बीजेपी 3 इलाकों में काफी मजबूत है, कित्तूर कर्नाटक, मध्य कर्नाटक और करावली कर्नाटक। वहीं कांग्रेस कल्याण कर्नाटक यानी हैदराबाद कर्नाटक और ग्रेटर बेंगलुरु में मजबूत आधार वाली है। एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में कभी राज्य में बड़ी ताकत रही जेडीएस अब केवल मैसूर कर्नाटक में ताकतवर बची है, लेकिन ये इलाका राज्य के बाकी चारों इलाकों से काफी बड़ा है और इसी के बल पर जेडीएस सत्ता समीकरण बनाने, बिगाड़ने और सत्ता पाने तक में सफल रहती है। पहले बात करते हैं कित्तूर कर्नाटक यानी मुंबई कर्नाटक की, जिसमें 50 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कित्तूर कर्नाटक में 30, कांग्रेस ने 17 और जेडीएस ने 2 सीटें जीती थी। मध्य कर्नाटक में भी बीजेपी ही ज्यादा प्रभावी रही, जिसमें 26 सीटें हैं। 2018 में मध्य कर्नाटक में 21 सीटें बीजेपी ने और बाकी 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसी तरह से करावली कर्नाटक में 19 सीटें हैं, जिसे तटीय कर्नाटक भी कहा जाता है। 2018 में करावली कर्नाटक में बीजेपी ने 16 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रभाव वाले कल्याण कर्नाटक यानी हैदराबाद कर्नाटक और ग्रेटर बेंगलुरु की। कल्याण कर्नाटक में 40 सीटें हैं और 2018 में कांग्रेस ने 21 सीटें यहां से जीती थी। बीजेपी ने 15 और जेडीएस ने 4 सीटें जीती थी। ग्रेटर बेंगलुरु में भी कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती रही है। इस इलाके की कुल 32 सीटों में से 17 कांग्रेस ने और 11 बीजेपी ने और जेडीएस ने 4 सीटें जीती थी। अब सबसे बड़े इलाके मैसूर कर्नाटक यानी दक्षिणी कर्नाटक की बात करें, जहां से जेडीएस को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। मैसूर कर्नाटक में 61 सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में जेडीएस को यहां 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस 17 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर थी और बीजेपी 11 सीटें ही जीत सकी थी। 2 अन्य उम्मीदवार भी मैसूर कर्नाटक से जीते थे। इस तरह से ये साफ जाहिर होता है कि पूरे कर्नाटक राज्य का चुनावी रुझान एक समान नहीं रहता है। तीनों दलों के सामने चुनौती अपने अपने गढ़ को बचाने के साथ साथ विरोधी दलों के गढ़ों में सेंध लगाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पूरे कर्नाटक की स्थिति तस्वीर आपने देखी और ये समझने की कोशिश थी कि किस तरीके से पूरे इलाके में एक जगह क्षत्र होता है और किस तरीके से उस पर प्रभाव डालने की कोशिश होती है। कर्नाटक में यह भी है जो बड़ी सीटों में देखने को मिला है कि 30 सीटें ऐसी जहां पर अंतर 5000 से कम है, 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर 3000 से कम है। तो एक छोटा सा स्विंग पूरे कर्नाटक की सियासी जमीन और सियासी तस्वीर को बदल सकता है। इसकी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।